कोरोना क्लिनिक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। पूरा देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऐसे में एक राहत भरी खबर सामने आई है कि देश की राजधानी में एक 49 साल के कोरोना संक्रमित व्यक्ति को डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी कर स्वस्थ कर दिया, जिसके बाद से चारों ओर प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा है और कहा यह जा रहा है कि प्लाज्मा से कोरोना को मात दी जा सकती है। और अब तक आ पाएगी कोरोना की वैक्सीन, इस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में लाखों जान ले चुका कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट बन चुका है। अबूझ पहेली बन चुके कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ने एक उम्मीद की किरण दी है। जी हां, प्लाज्मा थेरेपी अचानक चर्चा में आ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और क्यों अचानक ही ये थेरेपी चर्चा में आ गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों में एक 49 साल की कोरोना पॉजिटिव मरीज का इस थेरेपी के जरिए सफल इलाज किया गया है। ये करिश्मा दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किया है। इस थेरेपी से 4 दिन में ही मरीज के ठीक होने से कोरोना को हराने की लड़ाई में एक उम्मीद की किरण जगी है। इस सफलता का पूरा श्रेय डॉक्टर्स को जाता है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना को मात देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अस्पताल का कहना है कि डिफेंस कॉलोनी निवासी मरीज को 4 अप्रैल को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन जांच में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, लेकिन दिन पर दिन मरीज की हालत गंभीर हो रही थी। ऐसे में उन्हें 8 अप्रैल को आईसीयू में वेंटिलेटर का सपोर्ट देना पड़ा, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने का आग्रह किया। डोनर भी परिजन खुद ही लेकर आए और थेरेपी कामयाब रही। इस थेरेपी के बाद डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के इलाज में ये एक उम्मीद की किरण है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध हो और देश भर के अस्पतालों में मरीजों के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कोरोना की वैक्सीन कब तक बन पाएगी? क्या कुछ ही महीनों में तैयार हो सकती है कोरोना की वैक्सीन? और जिस तरह से भारत ने सफल प्लाज्मा थेरेपी कर एक उम्मीद की किरण जगाई है, क्या वैसे ही भारत जल्द इस महामारी की कोई वैक्सीन तैयार कर पाएगा? तो आपको बताते हैं कि भारत की 6 कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि महामारी से लड़ने के लिए भारत की 6 ऐसी कंपनियां हैं जो पहले वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल है। इनमें जाइडस कैडिला, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और माइंडवैक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि कोरोना महामारी के विश्व युद्ध में भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती ये भी है कि इतनी बड़ी आबादी में कोरोना कैरियर्स का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि बिना टेस्ट के ये भांपना कि कौन संक्रमित है, ऐसे वक्त में ये एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कोरोना क्लिनिक में सवाल भी हम रखेंगे, सवालों के जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सवाल क्या कुछ रहेंगे ये समझते हैं। दरअसल क्या प्लाज्मा थेरेपी ऐसी है जो कोरोना संकट से नई उम्मीद दे सकती है? क्या कुछ ऐसा है इस थेरेपी में? दूसरा कि क्या हर उम्र के लिए कारगर है ये प्लाज्मा थेरेपी? और क्या हर कोई उठा सकता है प्लाज्मा थेरेपी का खर्च? कितना खर्चीला ये प्रोसीजर है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या सरकारी अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी संभव है? क्या सरकारी अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को, मरीजों को ठीक किया जा रहा है? बिना लक्षण वाला कोरोना संक्रमण कितना बड़ा खतरा है या हो सकता है?
यह भी समझने की कोशिश करेंगे और कोरोना वैक्सीन बनाने का काम कहां तक पहुंचा है, सबसे जरूरी चीज यह है, और बाजारों में वैक्सीन पहुंचने में अभी कितना वक्त लगेगा, यह बड़े सवाल हैं और इन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा। तो 49 साल के कोरोना पॉजिटिव थेरेपी का दरअसल इस्तेमाल उस शख्स पर, उस मरीज पर किया गया और उसके हालात बेहतर हुए हैं। यह अच्छी खबर है, राहत की खबर है, लेकिन यह खबर कितनी दुरुस्त है और आगे आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा हो सकता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आर.के. तुली, फिजिशियन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील गुप्ता जी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर तुली, आपसे समझना चाहूंगा सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर हो सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही जो हम आपको खबर दिखा रहे थे, 49 साल का एक मरीज जो भर्ती हुआ था, यहां तक कहा जा रहा था कि वो वेंटिलेटर पर भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस प्लाज्मा के जरिए जो सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लाज्मा निकाला जाता है और उसके बाद एनरिच किया जाता है, उसके बाद अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, वो पेशेंट दुरुस्त हो गया। तो पहले थोड़ा ये प्रोसीजर समझाइए, किस तरीके से प्लाज्मा का इस्तेमाल मरीजों में किया जा सकता है। कि जैसे कोई भी इंसान को संक्रमण होता है तो उसको उस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा रोग प्रतिशोध क्रिया यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, जो आने वाले वायरस को, आने वाले जो भी पैथोजन है उसको मार गिराने की बॉडी की अपनी एक प्राकृतिक सक्षम अवस्था है। तो उसमें अब जिस व्यक्ति को ये संक्रमण हो चुका है उसके शरीर में इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, उनको उस ब्लड को लेके प्लाज्मा ब्लड का जो सफ़ेद हिस्सा है यानी कि उसमें से रेड ब्लड सेल्स इत्यादि निकाल दिए गए, तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो कीटाणु जो रोग के प्रतिशोध के लिए, उनको कंसंट्रेट करके और उनको किसी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो थियोरेटिकली ये एक डेफिनेट संभावना है। इनफैक्ट जो हमारा वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है वो भी इसी के ऊपर लगभग आधारित है। परंतु अब ये एक पेशेंट को ऐसा होना, इस सवाल इसके ऊपर ये आते हैं, क्या इसको हम देश भर के लिए, क्या इसको हम लार्ज नंबर्स के लिए इस प्रकार के, ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, एक नया तजुर्बा है और इसको ज़रूर एक प्रकार चिंगारी है, इसको हमें ज़रूर आगे खोज करनी चाहिए। पर उसके साथ साथ हमें जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम्स में रोग प्रतिशोध को बढ़ाने की जो अवस्था है, जो हर इंसान के अंदर ऑलरेडी काम कर रही है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही एक अवस्था है जो लोगों को एक, जिसको मास इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ा के, उसको प्रबल करके हम इसको देश भर के लिए इस संक्रमण से रोक सकते हैं। जी, उसके लिए आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी जीवन शैली जो है वो बिल्कुल सादी और सेहतमंद होनी चाहिए, तभी आपके एंटीबॉडीज उस तरीके से विकसित करते हैं जो एंटीजन से लड़ते हैं। जी ठीक है। और ये आजकल जो लॉकडाउन का मौका है, ये एक बहुत अच्छा समय है कि हमारे जो देश के नेता लोग हैं, गुरु लोग हैं, विशेषकर जो योग गुरु हैं, कि एक बहुत अच्छा एक वक्त है जब हम अपनी लाइफस्टाइल, हम समझे हमारे पास एक अपना जीवन शैली सुधारने का वक्त है, वो कि हम समय पे सोएं, समय पे जागें, रोज़ थोड़ा शारीरिक एक्सरसाइज, व्यायाम इत्यादि करें, और जो यौगिक क्रिया है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक मानसिक तनाव से मुक्ति यानी कि शांति, अपना अच्छा स्वास्थ्य, योग अभ्यास जैसे कि वेरियस जो हमारे आसनास इत्यादि हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राणायाम करें। देखिए, हम जब पेशेंट अल्टीमेट स्टेज पे पहुंच जाता है तो हम वेंटिलेटर की बात करते हैं, क्यों ना हम अपना वेंटिलेटर सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम प्रक्रिया है हमारी, उसको लेकर जो एक्सरसाइज हो सकती हैं, उसको हम इतना मजबूत बना लें कि हमें वेंटिलेटर की आने वाले समय में जरूरत ही ना पड़े, और इससे हमारे जो प्राकृतिक रोग प्रतिशोध है वो इतना अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा हमारी जीवन शैली, और ना कि इससे आने वाले समय में मात्र कोरोना वायरस, बल्कि जितने दुनिया भर के
दूसरे वायरस या कीटाणु हैं, और बल्कि यहाँ की आज जितनी जो आजकल ज़्यादा बीमारी, सबको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जा रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इन सबको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के तहत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स माना जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका है देशवासियों के लिए कि इस लाइफस्टाइल को बेहतर रखे तो आपको शायद ऐसी नौबत ही ना आए। बिल्कुल। और अब चूंकि आप घरों में हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो अपनी जीवन शैली को आप थोड़ा और बदल सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। इस वक्त डॉक्टर सुनील गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सुनील गुप्ता जी, मैं पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि दरअसल हमारे ब्लड में, हमारे खून में 2-3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लाज्मा उसमें एक बड़ा शेयर होता है 55% का। आपसे मैं समझना चाहूंगा, प्लाज्मा जो है, इससे पहले हमने जो कोविड-19 है, इसी फैमिली का जो वायरस है जो इंसानों में घुसपैठ कर गया, उसका नुकसान हमें 2002 में देखने को मिला। कुछ और भी कोरोना फैमिली के ऐसे वायरस हैं जो दूसरे जानवरों में पाए जाते हैं, उस पर इंसान का नुकसान नहीं होता। मैं ये समझना चाहूंगा, उस दौरान भी क्या प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था, और किया गया था तो उसके रिजल्ट हमको देखने को मिले थे? देखिए, ये जो प्लाज्मा थेरेपी की बात अभी हुई है, डॉक्टर तुली ने अपने विचार उसमें व्यक्त किए, ये एक मील का पत्थर है। हालांकि ये नई चीज़ नहीं है, ये प्लाज्मा थेरेपी 100 साल पुरानी थेरेपी है। जब 1918-19 में स्पेनिश फ्लू जो आया था, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई थी, उस टाइम भी प्लाज्मा का जो रिकवर्ड केसेस थे उसका इस्तेमाल किया गया था विद सम सक्सेस। उस समय में हमारे पास उतनी जानकारी नहीं थी कि प्लाज्मा होता क्या है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हमारे पास बहुत जानकारी है। तो एक तो ये बात हो गई कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। जो लोग रिकवर कर गए हैं उसमें उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, और वही एंटीबॉडीज़ उस बीमारी से बचाव के लिए कायदा सिद्ध होती है। तो उस बेसिक प्रिंसिपल ये है। अब सवाल ये है कि क्या इसको हम लेफ़्ट एंड राइट यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे पास हज़ारों केस हैं जो रिकवर कर चुके हैं कोविड-19 से, क्या उनका राइट अवे हम यूज़ कर लें? जैसा आपने एक एग्जांपल दिया, मैक्स हॉस्पिटल ने एक पेशेंट पे यूज़ किया, फादर की डेथ हो गई लेकिन बच्चा बच गया उनका 49 ईयर, तो एज का यहाँ पे एक दूसरा आ गया। दूसरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को फ़ायदा देने की वजह हम उसका कुछ नुकसान कर दें। अब प्लाज्मा में क्या है, देर आर सर्टेन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो ब्लड से या प्लाज्मा से होते हैं, जैसे HIV है, आपका हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सिफिलिस है, मलेरिया। ये सब बीमारियां ब्लड के थ्रू या प्लाज्मा के थ्रू एक से दूसरे इंसान में हो सकती हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो हम प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं, इसमें सब इसके लक्षण तो नहीं है। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली स्क्रीन। दूसरा एक और होता है एंटीबॉडी एनहांस्ड डैमेज। कई बार ये भी देखा गया, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की वजह से देयर इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द पेशेंट। ये कई बार हमने H1N1 इन्फ्लुएंजा में देखा था, तो उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए ICMR जो हमारी की रिसर्च बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरा है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस चीज़ को कंट्रोल करती है। इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है, और डिफरेंट एजेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट के तहत हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उनको कहा गया आप इस पे लिमिटेड क्लिनिकल ट्रायल कीजिए, क्योंकि इसमें कई सवाल उठेंगे, कितनी डोज देनी है, कितना प्लाज्मा देना, एक्सेस तो नहीं जा रहा या कम तो नहीं जा रहा। तो वो लिमिटेड क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, केरला में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है। उसमें ये सारे एस्पेक्ट देखे जाएंगे, और उसके बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर एडवाइजरी निकलेगी, भाई प्लाज्मा यूज़ करना है कि नहीं, ऑन ए लार्ज स्केल। बाकी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ऑलरेडी कुछ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। केरला में यूज़ हुआ है, मैक्स में यूज़ हुआ है। डॉक्टर तुली साहब, आसान भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को भी समझ आती रहे चीज़ें। मैं ये जानना चाहूँगा, जो एंटीबॉडीज़ हैं, जिस तरीके से हमने कहा कि 3 कंपोनेंट हैं ब्लड के, उसमें से जो प्लाज्मा है वो जो पेशेंट है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। जब इंजेक्ट किया जाता है तो फिर किस तरीके से वो लड़ने की कोशिश करता है, वायरस को किस तरीके से वो कंटेन करता है? देखिए, ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, ये 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है जी। एक जहाँ पे कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ शरीर को बाहर से दें, इस उम्मीद में कि वो जो संक्रमण है, जो एंटीजेंस हैं इन्फेक्शन की, वो उसको विनाश कर दे। दूसरा है कि जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स का लगभग ये होता है कि वो जो संक्रमण के कीटाणु हैं उनको एक प्रकार का
इनफेक्टिव कर दिया जाता है और वो जब शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं तो उनके बॉडी नहीं जानती कि ये जो वैक्सीन में जो जर्म्स दिए गए हैं वो एक्टिव हैं या नहीं हैं। तो उससे पर बॉडी के अंदर एक वही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं और वो हमें लंबे अरसे तक उस संक्रमण से बचा के रखती है। ठीक है। ये किसी भी वैक्सीन का मूल बेसिस यही होता है। ठीक है। पर सबसे जो मैं फिर एज ए होलिस्टिक चिकित्सक मैं हमेशा ये प्रमोट करूँगा कि हम अपनी जीवन शैली से, अपनी सेहत से, अपनी रोग प्रतिशोध सेहत इतनी अच्छी रखें कि इससे हमें एक कहते हैं ना पूरा एक अम्ब्रेला, एक पूरी छतरी मिल जाती है जो कि सभी प्रकार की बीमारियों से हमें बचाने के लिए हर समय सक्षम पाई जाए। ठीक है। सुनील गुप्ता जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, जो प्लाज्मा है वो बताया ये जा रहा है कि उसका इस्तेमाल उसी से किया जा सकता है जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो, उसके बाद वो अपनी एंटीबॉडी से लड़ चुका हो उस वायरस से, और उसके बाद 14 दिन का पीरियड होता है जब वो ठीक हो जाता है, उसके बाद उसका प्लाज्मा दूसरे इन्फेक्टेड या जिसमें वायरस है उस पेशेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, तब उसे राहत मिलती है। यह भी समझना चाहूंगा कि क्या जो जिसने एंटीबॉडीज तैयार कर ली हैं वो ठीक हो गया है, उसी का प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा सकता है किसी एक्यूट पेशेंट में, या फिर किसी और का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो? आपने बिल्कुल सही बात की है। बेसिकली यहाँ हम एंटीबॉडी से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक नेचर की हैं, जो उस वायरस को मारने में कामयाब होंगी, ये उसी पेशेंट में मिलेंगी जो उससे रिकवर कर चुका है। उसका पेशेंट का ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाएगा, उसमें एंटीबॉडी का टाइट्रेशन होगा कि क्या उसमें सफिशिएंट एंटीबॉडी हैं, तभी उसी का प्लाज्मा लिया जाएगा। हाँ, जो भी पेशेंट है जो कोरोना वायरस से बच चुका है, इम्यून हो चुका है, एंटीबॉडी डिटेक्ट हो चुकी है, उसका लिया जा सकता है। कुछ केसेस में ये भी है कि मान लो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, ऐसा भी पता लग रहा है कि कुछ केसेस एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं लेकिन उनमें वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। अब उस केसेस में भी एंटीबॉडी जरूर बनेगी, और वो एंटीबॉडी अगर सफिशिएंट टाइटर में है, मात्रा में है, तो उसका प्लाज्मा भी यूज़ किया जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या वो एंटीबॉडी सफिशिएंट क्वांटिटी या मात्रा में है उसके ब्लड में या प्लाज्मा में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ये समझना बड़ा जरूरी है जो आपने असिम्प्टोमेटिक कहा है, बिना लक्षण के लोग, ऐसा हो सकता है कि अच्छी खासी तादाद में वो कोरोना पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन टेस्टिंग चूंकि उस लेवल पर नहीं हो पा रही है। और दूसरा जो बताया जा रहा था, जो इन्फेक्शियस रेट है, इन्फेक्शन का जो रेट है वो करीब करीब 3% के आसपास है अभी जो टेस्टिंग हो रही है, उस हिसाब से कहा जाए। अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगा, जो बिना लक्षण वाले असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन क्या उनके प्लाज्मा, उनकी एंटीबॉडीज को जो एक्यूट हो जाते हैं पेशेंट, उनमें यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, उससे पहले हमें उनका एंटीबॉडी टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। क्वांटिटेटिव मींस टाइट एंटीबॉडी तो हैं, बट क्या वो सफिशिएंट मात्रा में है? जब तक वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगी वो कामयाब नहीं होगी। अच्छा। तो उसका तरीका है कि उनके सैंपल लिए जाएं, पहले तो टेस्ट किया जाए, हाँ भी पॉजिटिव है, फिर उनका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए, और एक IgG किस्म की एंटीबॉडी होती है, उसकी टेस्टिंग होगी, टाइट्रेशन। अगर वो सफिशिएंट टाइटर है तो उसका किया जा सकता है डेफिनेटली। बेसिकली हमें एंटीबॉडीज चाहिए, चाहे वो रिकवर्ड केस से हो चाहे एसिम्प्टोमेटिक केस से हो, हमें एंटीबॉडी से मतलब है। एंटीबॉडी से मतलब है, और उसके लिए सबसे उम्दा वही हो सकता है जो इस बीमारी से रिकवर हो गया, उसने एंटीबॉडी अपने में क्रिएट कर ली है। अच्छा, हमें ये इजाजत मिल गई है कि जितने भी रिकवर होते जा रहे हैं उन पेशेंट से प्लाज्मा उनका लिया जा सके, वो ब्लड डोनेट कर सके? देखिए, ऐसा है, अभी हमने नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल, जो हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में जहां मैं काम कर रहा हूं, हमने एक एडवाइजरी निकाली। पहले तो ये, क्या कोरोना के टाइम में ब्लड डोनेशन करना सेफ़ है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि किसको कोरोना है एसिम्प्टोमेटिक और किसको नहीं है। तो हमने ग्लोबल लिटरेचर स्टडी किया, WHO की एक्सपर्ट ओपिनियन ली, ये हमें पता चला कि ब्लड से अभी कोई एविडेंस नहीं कि ब्लड चढ़ाने से कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक तो वो सेफ्टी एंगल आ गया, हाँ कोरोना के टाइम में ब्लड, लेकिन उसमें कुछ हमने राइडर लगाए कि अगर सिम्प्टोमेटिक कोई है, फीवर है, कफ है, उसको मत लीजिए, उसको बोलिए 28 दिन तक रेस्ट कीजिए फिर आइए, ये सब हमने उसमें सब एडवाइजरी में डाला हुआ है। बट ब्लड से अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज नंबर 1। अब दूसरा सवाल ये, तो उसका सैंपल लिया जा सकता है। ठीक है। अब यह कि उसमें टाइट्रेशन देखना पड़ेगा, क्या उसमें सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडीज हैं, IgG एंटीबॉडीज,
ताकि उसको थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। उसके लिए मैंने जो अभी बताया, आईसीएमआर ने गाइडलाइन निकाल दी हैं। कोई भी एजेंसी अगर ट्रायल कर, उसको एक लिमिटेड ट्रायल करके दिखाना पड़ेगा और ट्रायल के बेसिस में अपने रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, जैसा मैंने बताया पेशेंट का भला करने का पता चले हम उसका और नुकसान कर बैठे, ठीक है। और इन्फेक्शन दूसरा पहुंचा दिया उसको, या कुछ एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो गया, तो वो सेफ्टी स्टडीज़ और एफिकेसी स्टडीज़ लिमिटेड ट्रायल में उन्हें करनी पड़ेगी। अपना डाटा आईसीएमआर और डीसीजीआई को देना पड़ेगा, उसके बाद उनको एक परमिशन दी जाएगी। ठीक है। तो अभी ये पूरी व्यवस्था प्रेवलेंट कब तक हो पाएगी, ये भी आपसे समझना चाहूंगा। और अगर हो जाती है प्रेवलेंट, सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल में किस खर्चे में पेशेंट अपना इलाज करवा सकता है, ये भी समझना जरूरी हो। देखिए, इसमें जहाँ तक खर्चे वाली बात है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स के इंटरव्यू आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम रिकवर कर गए, हम फ्री में अपना ब्लड देश सेवा के लिए अपना प्लाज्मा एज सच हमारे ब्लड डोनेशन में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जिसको हम बोलते हैं, जो अब सरकार कह रही है 70 to 80% हमारा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है, जिसमें डोनर एक भी पैसा नहीं मांगता, उसको सिर्फ छोटी सी रिफ्रेशमेंट दी जाती है, तो वही प्लाज्मा है, उसी ब्लड का हमने प्लाज्मा बनाना है, उसके पैसे वाला कोई सवाल नहीं है। सेंट्रीफ्यूजन में और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने में, वो सारी प्रोसेस में कोई बड़ा खर्चे वाली बात नहीं है इसमें, जहाँ तक उसकी बात है। सिर्फ यहाँ पे सेफ्टी और एफिकेसी का एंगल है। तो वो जब आईसीएमआर के पास रिजल्ट आ जाएंगे कि हाँ बस वी हैव फाउंड इट इज परफेक्टली सेफ, रीजनेबली सेफ, तो वो एक परमिशन ग्रांट कर देगा, ओके यू कैन गो हेड। ये डोजेज शेड्यूल रहेगा, क्योंकि इसमें डोज भी इंपॉर्टेंट है कि कितना प्लाज्मा इंजेक्ट करना है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या डोज रहेगी। ठीक है। तो अभी तो कंपैशनेट ग्राउंड पे कुछ जगह इन्होंने कर रखा है, कुछ जगह दिया गया है और कुछ रिजल्ट अच्छे भी आए हैं। बाहर के देशों में भी ये ट्राई हुआ है, साउथ कोरिया में ट्राई हुआ है, चाइना में ट्राई हुआ है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में भी, बट प्रॉपर अभी हमारी सरकार ने इसको खुले तौर पे अप्रूवल अभी नहीं दिया है। ठीक है। तो अभी ट्रायल बेसिस पर है ये, आईसीएमआर की गाइडलाइंस या फिर उसके अप्रूवल के बाद ही ये प्रक्रिया नॉर्मल हो प्रेवलेंट हो जाएगी, प्रेवलेंट हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, पहले तो दर्शकों ने समझ लिया होगा दरअसल कि जो ज्यादा जिनकी गंभीर स्थितियां हो जाती हैं या वेंटिलेटर तक जो पहुंच जाते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये अटैक करता है वायरस, और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उसको ज्यादा दिक्कतें आती है, वेंटिलेटर पर वो पहुंच जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो प्लाज्मा के जरिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे ये हुआ कि वो मरीज जो है वेंटिलेटर से भी बाहर आ गया और स्वस्थ भी हो गया। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों ने कहा कि वो प्लाज्मा किसका चाहिए, वो प्लाज्मा उसी शख्स का चाहिए जिसको कोरोना पॉजिटिव वो रहा हो और उसके बाद उसने खुद को रिकवर किया हो, उसके एंटीबॉडीज जो है वो शरीर में जनरेट हो जाती है। 14 दिनों के बाद उसका ब्लड लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें प्लाज्मा जो है, फिर प्लाज्मा को उस पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है जिसमें कोरोना वायरस हो, और फिर उसे धीरे धीरे राहत मिल सकती है। लेकिन अभी ये ट्रायल स्टेज पर है। अब आते हैं बढ़कर वैक्सीन पर। वैक्सीन में अमेरिका में भी रिसर्च चल रही थी, पिछले 1 महीने से चल रही थी, और बताया जा रहा था कि अब ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए। मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर तुली साहब कि ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं, अब दरकार है, क्योंकि अभी जितने भी सुझाव या जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो आपकी जान तो बचा सकते हैं, लेकिन वो वायरस का परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान जो है वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन बनने में अब कितनी देर लगेगी, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल जो है वो शुरू हो चुके हैं। देखिए, वैक्सीन के एक्सपर्ट तो डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, ठीक है, अल्टीमेट आंसर तो वैक्सीन ही है, जहां तक मासिस का सवाल है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी आप केसेस को दे सकते हो, सिम्टोमेटिक्स को दे सकते हो, बट ए लार्ज नंबर आर एसिम्टोमेटिक, और कल किसको इन्फेक्शन हो जाए हम कह नहीं सकते। तो दैट इज अ फाइनल आंसर। बट वैक्सीन बनाने में बहुत चैलेंजेस हैं। जहाँ तक कोरोना वायरस, एक तो ये एनवेलप आरएनए वायरस है विच हैज़ ए टेंडेंसी टू म्यूटेट सम चेंज, जो कि एचआईवी में प्रॉब्लम आई, सार्स कोरोना में आई, आपके मर्स कोरोना में आई, एबोला में आई, अभी तक कोई कामयाब वैक्सीन वहाँ नहीं बन पाई। उसके बावजूद काफ़ी 40 कैंडिडेट वैक्सीन के हैं जिन पे रिसर्च चल रही है, तैयार भी हो गई है, फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहा है। बताया जा रहा था इबोला पर जो वैक्सीन तैयार की गई थी उसका भी कोविड-19 पर ट्रायल कर रहे हैं, शायद वो भी कारगर हो, कहना मुश्किल है, बट उस पर चर्चा है और ट्रायल चल रहा है। तो बीसीजी वैक्सीन का भी अभी आपने ये देखा होगा, जो मॉर्टेलिटी है हमारे देश में उतनी नहीं है एशियन बेल्ट में जितना कि वेस्टर्न बेल्ट में है, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी चल रही है, तो लोगों ने सोचना शुरू, ऐसा क्या हो सकता है, जबकि दे हैव ए बेटर हेल्थ सिस्टम देन अस द एशिया। तो ये भी आया कि क्योंकि हम लोगों को बीसीजी वैक्सीन 1950 में स्टार्ट हुई थी, हम सबको लगी हुई है, आपको भी लगी होगी,
जबकि काफ़ी विदेशी देशों ने उस प्रथा को बंद कर दिया गया, वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं मानी थी। तो शायद बीसीजी वैक्सीन की वजह से हम लोगों में इम्यूनिटी बेटर है और उतनी मोर्टेलिटी या इन्फेक्शन रेट नहीं है। तो अब ये भी चर्चा चल रही है कि क्यों ना बीसीजी वैक्सीन को दोबारा से दिया जाए इवन एडल्ट पॉपुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.के. तुली साहब आपका, और डॉक्टर सुनील गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना क्लिनिक में आपने आज बहुत कुछ समझा होगा। राहत की खबर यह है कि प्लाज्मा के जरिए जो ज्यादा सीरियस पेशेंट हो जा रहे हैं, वेंटिलेटर पर पहुंच जा रहे हैं, उन पर जो ट्रायल हुआ वो थोड़ा कारगर साबित हुआ, लेकिन अभी इसके अप्रूवल आने बाकी हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन जब तक नहीं बन पाती तब तक इसका परमानेंट समाधान नहीं आएगा, लेकिन उस दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द हमें वैक्सीन भी बनकर तैयार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।